अब अटेंशन थोड़ा और हाई हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते कैसे हैं, उसमें जो टर्म यूज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक तो डेफिनेशन वाली बात थी, इजी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें कब पता चलेगी कॉन्ट्रैक्ट की? 3 साल बाद। जब 3 साल के पूरे एक्चुअल खर्चे पता चल जाए, एक मॉल बनाने का काम मिला हमें, एक शॉपिंग मॉल बनाना है, 3 साल में हम ये शॉपिंग मॉल बनाएंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमने शॉपिंग मॉल में कितनी कमाई है ये जानने के लिए 3 साल वेट करना ही पड़ेगा। जब शॉपिंग मॉल रेडी हो जाएगा तब पता चलेगा रेवेन्यू और उसमें से क्या खर्चे मेरे लगे, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। हालांकि रेवेन्यू तो प्री डिटरमिन थी, वो तो पहले से पता थी कि पूरा मॉल बनाएंगे तो कितना मिलेगा, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए, ठीक है। खर्चे हमें तभी पता चलेंगे जब मॉल पूरी तरीके से हम कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे उनको, ठीक है। तो जब तक हमने उनको मॉल रेडी करके नहीं दिया है तब तक हमें एक्चुअल खर्चे नहीं पता है, और जब एक्चुअल खर्चे नहीं पता है तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता है, ठीक है। अब हर साल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, इसके लिए सबसे पहली कैलकुलेशन की जाती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं कमा रहे हो तो आप करंट ईयर में कोई भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट के बारे में हम तब प्लान करेंगे जब हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखाई दे रहा होगा। क्या ऐसा भी होता है कभी कभी कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उसके बाद पता चलता है हमको घाटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ, होता है, ठीक है। उन सर्कमस्टांसेस को भी अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, लेते समय तो लग रहा था प्रॉफिट है, और लेने के 1 घंटे बाद ही समझ में आ गया कि घाटा है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको अगर घाटा नजर में आ रहा है तो करंट ईयर प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट के बारे में कब सोचना है? आंसर कीजिए। करंट ईयर के प्रॉफिट के बारे में कब सोचना है? जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट की अगर हमसे चर्चा भी करता है, क्वेश्चन बात करता है, तो उसके पहले हमें करंट ईयर प्रॉफिट नहीं देखना, पहले क्या देखना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहे हैं। अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहे हैं तभी करंट ईयर के बारे में प्लान करेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हम कमा रहे हैं कि नहीं, उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। जीरो, 1, 2, 3। 0 to 1 का मतलब है पहला साल, दिस इज माई फर्स्ट ईयर, दिस इज माई सेकेंड ईयर, एंड दिस इज थर्ड ईयर, ठीक है। सबसे पहली बार अगर मान लीजिए हम एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से सबसे पहली बार हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने की जरूरत कब पड़ती है? कहां पे? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कहां पे पड़ेगी? यहां पे, फर्स्ट ईयर एंड पे ही पड़ेगी, ठीक है। इसके पहले तो अकाउंटिंग की जरूरत नहीं ना है, इसके पहले तो प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार यहां निकालना पड़ेगा, एक बार यहां निकालना पड़ेगा, एक बार यहां निकालना पड़ेगा, ठीक है। कहां पे निकालने में तकलीफ नहीं होगी? यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, यहां तो एक्चुअल खर्चे पता चल चुके होंगे, रेवेन्यू मेरे पास पहले से ही थी, यहां तो प्रॉफिट बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो तकलीफ कहां है? यहां और यहां, ठीक है। तो आप यहां और यहां ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है। हम सबसे पहली बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहां कैलकुलेट करेंगे? यहां पे। हम यहां लिख रहे हैं, यहां और यहां एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय कैलकुलेट करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन, यहां एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन,
यहां एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों नहीं कंप्यूट कर रहे हैं? अरे अभी तो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ठीक है। क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे? हां, ये कंप्यूट करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल चलता है। अब पता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? कहता है कि अगर दुख और दर्द अगर दूर खड़े हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या करना चाहिए? उनको खींच के गले लगा लेना चाहिए, ठीक है। और खुशियां एकदम यहीं पे खड़ी हैं तो भी इंतजार करना चाहिए। आके गले लग गई तो ठीक, और नहीं तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। यह है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो इसको कहा जाता है कि अगर लॉसेस दूर हैं, दूर दराज भी दिख रहे हैं, तो क्या कीजिए? रिकॉग्नाइज कर लीजिए। और प्रॉफिट एकदम नजदीक में भी दिख रहा है तो रिकॉग्नाइज मत कीजिए, आने दीजिए, आएगा तब रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। देखना चाहते हैं कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेते ही, कि कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पे भी हम काम करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए। यहां क्यों कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए नहीं, अकाउंटिंग के कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। क्योंकि घाटे तो तुरंत भी पता चलने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने चाहिए, ठीक है। और ये दोनों कैलकुलेशन किस लिए कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, ठीक है। अगर यहां पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है, तब तो करंट ईयर का फायदा हम बताएंगे कितना है। अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है तो करंट ईयर का फायदा नहीं माना जाता, फिर सोचना ही नहीं है करंट ईयर के प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट निकला है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट भी निकला है क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्या लगता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की एप्लीकेशन चेक करेगा या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवाएगा। तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं होती एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न, ठीक है। अकाउंटिंग में जरूरत पड़ेगी, कॉस्टिंग में इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। कॉस्टिंग में हमसे बनवाएगा ही क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो हमें चेक करने की जरूरत होती है इसकी, ठीक है। और यहां पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट चेक नहीं करेंगे बिकॉज हमें यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट अवेलेबल होगा, राइट। यहां पे भी लिख दें एस्टिमेटेड प्रॉफिट shall be checked for conservatism principle. अब इसको इग्नोर कर दीजिए, ये वाली बात भूल जाइएगा, ठीक है। तो क्या सिखाया हमने? एट एवरी ईयर एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। बस उस ईयर एंड पे कैलकुलेट नहीं करना है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। रिपीट करते हैं अपनी बात को, ठीक है। एट एवरी ईयर एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड अदर देन द ईयर एंड इन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। इस लाइन को लिखिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट शैल बी calculated at each year end other than the year end in which contract is completed. ठीक है। अब देखिए, जब हम यहां पे प्रॉफिट निकालेंगे एट फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने पीरियड का होगा? हाँ, पूरे 3 साल का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब हमने बोला आपसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना है। 1 साल का प्रॉफिट नहीं होगा, किसका होगा? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, 3 साल का, ठीक है। अगर यहां पे हम प्रॉफिट निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो वो कितने पीरियड का होगा? जल्दी बोलिए। 3 साल का।
अगेन एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे भी जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वो भी 3 साल का है, यहां पे भी जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वो भी 3 साल का है। तो क्या ये दोनों प्रॉफिट बराबर हैं? नहीं, बराबर भी नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? हम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? लिखिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेस एक्चुअल कॉस्ट incurred till date less further estimated cost. यहां पे लिख दे, हियर वी कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट, हियर वी कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए ये कैलकुलेशन क्या है, यहां पे खड़े होके हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड पे। कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा? 60 लाख रुपीस। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट का मतलब क्या होता है? यहां से लेके यहां तक कितना खर्चा लगा वो एक्चुअल में बताइए, कितना लगा? मान लीजिए 10 लाख। ठीक है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब यहां से लेके कहां तक का खर्चा? यहां तक का खर्चा, यहां तक का एस्टिमेटेड खर्चा। ठीक है, मान लीजिए 30 लाख रुपया, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना? 20 लाख। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमको फायदा दिखाई दे रहा है। अब सोचा जा सकता है करंट ईयर में कितना कमाया है, अब सोचा जा सकता है करंट ईयर में कितना कमाया है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता था? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? 60 लाख रुपया, अभी तक खर्चा कितना किया? 10 लाख। कितना खर्चा और करना पड़ेगा? 70 लाख रुपया। दिख रहा है, जब ले रहे थे कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आ रहा था, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है कि खर्चा कितना लग जाएगा? 70 लाख रुपया और लग जाएंगे 2 साल में। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? -20 लाख। क्या करंट ईयर प्रॉफिट के बारे में सोचना भी है? क्या हमने इस साल कमाया? अरे पूरे 3 साल में गवा रहे हो तो करंट ईयर में क्या कमा रहे हो सोचने की जरूरत नहीं है, तुम गवा रहे हो। ठीक है, अगर हम 3 साल में 30 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अब सोचेंगे करंट ईयर में कितना कमा रहे हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे साल पे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे कैसे कैलकुलेट होगा? अगेन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी? जल्दी बोलिए। 60 लाख रुपीस, 3 साल की लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, यहां पे निकाल रहे हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट का मतलब यहां से लेके यहां तक का एक्चुअल खर्चा। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक का एक्चुअल खर्चा हो गया है 25 लाख। अब फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब यहां से लेके यहां तक का खर्चा, मान लीजिए वो है 15 लाख रुपया। कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है, क्या ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहां पे चेंज भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती थी। 25 लाख रुपए यहां तक लगा, अब इसके बाद हमको लग रहा है 10 ही लाख रुपए लगेंगे। कितना हो गया अब ये? 25 लाख रुपया। पहले साल हमको 20 लाख रुपए दिख रहा था, दूसरे साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट 25 लाख रुपया दिख रहा है। कम भी दिख सकता था ये। ठीक है, अब ये जो आपने बनाया, जो अमाउंट आया, इसके नीचे लिखिए इफ पॉजिटिव, इफ निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे।
पॉजिटिव वाला लिखवा रहे हैं आपको, हाफ हाफ पेज में ही लिखिएगा, मतलब आधे तक में इधर कवर करिएगा, निगेटिव वाला इधर कवर कीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफर प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट। Transfer entire loss to current year PL account irrespective of whether work commenced or not, stage of completion of contract, तीसरा profit on other contract। Transfer entire loss to current year profit and loss account irrespective of whether work commenced or not, stage of completion of contract, profit on other contract। आइए देखिए इसको, कहता है कि ट्रांसफर प्रॉफिट करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट। एक साल, ये जो 3 साल का पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो हम एस्टिमेट बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं उसे कहा जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और 1 साल का अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे तो उसे क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेशन पे प्रॉफिट निकाला तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पीरियड का हमने एस्टिमेशन के बेसिस पे प्रॉफिट निकाला तो उसे क्या कहेंगे, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट या फिर नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे कुछ प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। एस्टिमेटेड बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट जितना आता है वो ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पीएल में वो भी नहीं, इनके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फर्दर प्रॉफिट क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो पूरा नहीं भी जाना चाहिए क्योंकि ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है, तो इसके बेसिस पे कुछ जाना चाहिए। नोशनल प्रॉफिट तो सर खुद ही बता रहे हैं कि वो किसका है, 1 साल का है, तो उसके बेसिस पे क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं पूरा नोशनल प्रॉफिट ही चला जाना चाहिए? तो आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म लगता है। ठीक है, हम निकालेंगे, अनुमान है पहले साल का प्रॉफिट इतना, फिर भी कॉस्टिंग की टेक्निक ये कहेगी कि नहीं नहीं इतना मत जाने दो, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम ही डालते हैं, इतना नहीं डालते। ठीक है, जैसे दिस इज द जर्नी ऑफ सीए। ठीक है, एक ये पड़ाव पार करने के बाद आप कहलाते हो सीपीटी पास्ट। ठीक है, दिस इज सीपीटी पास्ट। ये दूसरा पड़ाव पूरा कर दीजिए, यू विल बी कॉल्ड आईपीसीसी पास्ट। ये तीसरा पड़ाव पूरा कर दीजिए, व्हाट विल यू बी कॉल्ड, सीए फाइनल पास यानी कि सीए। ठीक है, 1/3 यहां है, ये 2/3 है और ये 100% हो चुका है। ठीक है, जब आप सीपीटी पास कर लेते हो तो हम आपसे पूछते हैं बताओ कितने सीए बन गए, तो कहते हो 1/3 सीए हैं। कहते हो क्या?
नहीं, क्यों नहीं कहते बताओ जरा। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आप कहते हो कि इतनी छोटी सी जर्नी अभी तय की है, पता नहीं क्या क्या दिन देखने बाकी है, पता नहीं आईसीआई क्या क्या दिखाएगी हमको, अभी कैसे कहते 1/3 सीए हैं। आ रही है बात समझ में? यही चीज अकाउंटिंग में लगता है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, काम करंट ईयर का प्रॉफिट हम बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड बेसिस पे इतना है, फिर भी अकाउंटिंग कह रहा है कंजर्व, अभी इतना नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? पता नहीं क्या क्या दिन देखना बाकी है, अभी पता नहीं सचमुच कमा पाएंगे कि नहीं इतना। राइट फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन थिंक कि जब हम सीपीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम कभी भी अपने आप को 1/3 सीए नहीं बोलते, क्योंकि अभी भी परसेंटेज ऑफ बिकमिंग सीए या चांसेस ऑफ बिकमिंग सीए क्या है? वेरी लो। ठीक है, इसलिए 1/3 भले सीपीटी हम पास कर लिए फिर भी हम कहते हैं कि नहीं। अगर कोई पूछे अच्छा इस लेवल पे आपसे कि कितने परसेंटेज सीओ, क्या बोलोगे? बहुत सारे तो अभी 1% भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत करेंगे 5%, कोई 10% रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तरफ हर कोई का कंजर्वेटिज्म का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली हर कोई रिएक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी 1/3 सीए अपने आप को नहीं बोलेगा, निश्चित है कुछ ना कुछ उसमें पीछे लेगा ही, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा ही। ठीक है, और कुछ होनहार बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम तो अपने आप को 100% कहना शुरू कर दिए हैं, कोई एक डिफरेंट पॉलिसी है। ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट ही नहीं हो फिर। कंजर्वेटिज्म क्या चीज होती है हम आपको बताएं। आज मान लीजिए आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आप वेबसाइट खोल के बैठे हुए हो, बस 5 से 10 मिनट में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, वेबसाइट खोल के बैठे हुए हो और रोना शुरू कर दियो। अगर आपने रोना शुरू कर दिया तो इसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। पहले से तैयारी है किसकी? दुख की। अगर मान लो पास हो गए तो हंसने में क्या लगता है? तुरंत हंस देंगे, और नहीं तो जो आंसू बह रहे हैं उसकी स्पीड को थोड़ा तेज कर देंगे, घर वाले भी गले लगा लेंगे। तो इसलिए उसके लिए प्रोविजन पहले से बना के रखे हैं। टिप टिप बरसा पानी शुरू हो गया है, और अगर सचमुच फेल हो गया तो उसी को थोड़ा तेज कर देंगे। सबको बात समझ में आ रही है? आप एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते हो, एग्जाम देके निकले हो, आपका दोस्त पूछता है कि कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ है। आपको लग रहा है कि इस बार तो 90% भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्त को बता रहे हो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने घर जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? कंजर्वेटिज्म। आप कह रहे हो कि अगर सचमुच पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए तो वो तो देख ही लेगा, और अगर कहीं फेल हो गए तो बहुत चिढ़ाएगा। एक काम करते हैं, पहले से ही क्या बोलते हैं? अगले अटेम्प्ट की तैयारी। बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म, और इसी पे पूरा बेस्ड है ये अकाउंटिंग। ठीक है, कि आप प्रॉफिट कम क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो जब भी आपको ये बात लगे तो आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम एग्जाम देके निकलते हैं, अच्छा पेपर होता है, 70% पाने वाले होते हैं, तो किसी को बताते हैं 70% पाएंगे, बोलते हैं नहीं देखो हो सकता है लह जाए, मतलब पास हो जाए। ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आके देते हैं नहीं नहीं निकलेगा नहीं। व्हाट इज दिस? कंजर्वेटिज्म। क्लियर है बात? कभी ऐसा आपने किया, रिजल्ट आने वाला है, नेट खोल के बैठे हो, सबको घर में बैठाए हुए हो और पिज्जा वगैरह खा रहे हो और सेलिब्रेशन शुरू कर दिए हो? नहीं, मालूम है कि अगर कहीं उल्टा हो गया तो गए काम से फिर तो। ठीक है, आइए ये बात समझ में आ गई, अब इसको समझते हैं। ट्रांसफर इंटायर लॉस टू करंट ईयर पीएल अकाउंट। देखिए क्या लिखा, इंटायर लॉस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर निगेटिव आ गया तो वो लॉस कितनी पीरियड का है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। अगर 20 लाख माइनस 20 लाख एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 20 लाख रुपए आप नुकसान दोगे। ठीक है, लेकिन उस 20 लाख के नुकसान को कब रिकॉग्नाइज कर लेना है? करंट ईयर के पीएल में। जैसे ही पता चला करंट ईयर के पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हमने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिया और लेते ही यहां अगले दिन हमको पता चल गया कि हमको तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो रहा है, जितना घाटा हो रहा है इसी साल के पीएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लॉसेस दूर दराज भी दिखाई देते हैं तो क्या करना होता है? तुरंत रिकॉग्नाइज करना होता है। फायदे अगर दिखते भी हैं तो टुकड़ों में रिकॉग्नाइज होते हैं, जितना हमको लगता है आ गया है। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात कि अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव आ गया तो जितना आया, अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का घाटा नहीं है, वो कौन सा घाटा है? करंट ईयर का घाटा है। और फायदा होगा तो फायदा कौन सा है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। याद रहेगी बात।
अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फायदा, और अगर निगेटिव है तो करंट ईयर का घाटा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखा हमने कि आप करंट ईयर का घाटा बना दोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे कुछ भी हो इनमें से। पहला, वेदर वर्क कमेंस्ड और नॉट, काम आपने शुरू किया कि नहीं किया। जैसे समझिए पहला साल तो मेरा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ईयर एंड तो 31 मार्च ही है फाइनेंशियल ईयर मेरा। ठीक है, और पहला फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया वहां से लेके पहला 31 मार्च। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 मार्च को, तो पहला फाइनेंशियल ईयर तो 1 मार्च से 31 मार्च हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से अगला 31 मार्च। इस फाइनेंशियल ईयर में पीरियड मेरा कितना है, सिर्फ 1 महीने का है। ठीक है, हमने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, टेंडर भरना था। ठीक है, जिसका लोएस्ट टेंडर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। काम क्या था, एक जगह सीवेज लाइन बनानी थी। ठीक है, मतलब डिग करना था। ठीक है, और डिग करके मिट्टियां निकालनी थी और वहां पे सीवेज लाइन बनानी थी। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने फिल किया था, बहुत सारे और मेरे कॉम्पिटिटर भी फिल किए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। ठीक है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमाउंट भरा था 60 लाख रुपए। ठीक है, 1 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट खुलते ओपन किया जाता है और हमें ये दे दिया जाता है 60 लाख रुपए का। 2 मार्च को हमने पार्टी रखी, 2 मार्च को पार्टी है। जितने लोग और इस ट्रेड में हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं, वो भी हमारे दोस्त ही हैं। ठीक है, उन सबको भी पार्टी में बुलाए थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। ठीक है, सारे लोग थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, डांस वांस हो रहा था। ठीक है, तब तक में कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आपने क्या फिल किया था, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उन्हें बताया कि देखिए हमने तो 60 लाख रुपए फिल किए थे, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टोटल खर्चा 40 लाख रुपए के आसपास का है। ठीक है, मिट्टी डिग करनी है, उसकी लेबर कॉस्ट वगैरह हमने बता दी उनको। उन्होंने कहा मिट्टी डिग नहीं करनी है, यहां पे आपको पत्थर डिग करना पड़ेगा। ये मिट्टी तो बस क्या है, 1 फीट तक मिट्टी है, उसके बाद 3 फीट जो आपको डिग करना है वहां पत्थर है पूरा, और वहां पे डिगिंग कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ जाएगी। लेबर को पत्थर काटना पड़ेगा तो उसमें ज्यादा समय लगेगा ना, तो इसकी लेबर कॉस्ट ही करीब 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 CR। चलता नाच गाना सब बंद हो गया। ठीक है, अब सिर्फ बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम टेंशन में बैठे हैं। अभी तक हम एंजॉय कर रहे थे, बाकी लोग टेंशन में थे। ठीक है, हमें अभी 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट मिला और 2 तारीख को पता चल गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें घाटा है। कितने का घाटा, जल्दी बताइए। 90 लाख रुपए का। क्या करना है इसका, इमीडिएट इसी साल के 31 मार्च के पीएल में चला जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। तो यही लिखा है हमने, वेदर वर्क कमेंस्ड और नॉट, काम शुरू किया नहीं किया इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। घाटा पता चला, कहां पता चला, अभी पार्टी शुरू किए थे, काम तो अभी 2-3 दिन बाद से शुरू होने वाला था। ठीक है, घाटा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। दूसरी बात, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कहां पे है, 10% काम किया, 20% किया, 30% किया, 40%, 90%, 95%, इस बात से मतलब नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यह पता चल जाए कि आपको लॉस होने वाला है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरा लॉस इमीडिएट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इस सेकेंड ईयर के एंड पे 70% काम हो चुका था, 10% काम हो चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लॉस अगर समझ में आ गया तो लॉस क्या कीजिए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो काम शुरू किया कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, काम कितना कर लिया इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो क्या सिर्फ एक मॉल बनाने का काम मिला है तो बस अब बैठ जाएंगे 3 साल तक कुछ और नहीं करेंगे? बहुत सारी साइट चल रही है मेरी। ठीक है, जगह जगह काम हो रहा है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है, एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख रुपए का घाटा और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख रुपए का फायदा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट से 1 लाख रुपए का फायदा है ये पीएल में दिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं। हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट होता है और उस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को आपको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। मतलब आप 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें से 9 में फायदा है, 1 में घाटा है, तो आपने कहा घाटा रिकॉग्नाइज करने की क्या जरूरत है, कुल मिला के तो कमा ही रहे हैं ना। तो क्या आप ये अकाउंटिंग कर सकते हो? नहीं। जिस कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है उसका घाटा, पूरा घाटा तुरंत रिकॉग्नाइज करो, और बाकी 9 कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें फायदा है उसमें अब 1-1 साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करो, उस पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगाओ और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो। आई बात समझ में? आप ये काम नहीं कर सकते कि हम तो 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख रुपए का घाटा हो जाएगा इन टोटालिटी,
और बाकी 9 लाख में तो बहुत फायदा है, 2 करोड़ का फायदा है। तो 2 करोड़ का फायदा कहा, 2 लाख का घाटा, हमने कहा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे घाटा। क्या ये चलेगा? नहीं। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख रुपए का घाटा दिख रहा है, वो 2 लाख रुपए पूरा रिकॉग्नाइज कीजिए, और बाकी 9 कॉन्ट्रैक्ट में जो फायदा दिख रहा है उसका आप क्या कीजिए, आप करंट ईयर का प्रॉफिट भी चेक कीजिए, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट। तो ये लिखा हमने, प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट से भी मतलब नहीं होता है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कितने सारे कर रहे हो, कितना फायदा है, इसे इग्नोर करिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है उसका पूरा घाटा रिकॉग्नाइज कीजिए। क्लियर इतनी बात? तो आइए अब अगली हेडिंग देते हैं हम लोग, नोशनल प्रॉफिट। अब इसे समझते हैं ये क्या है। चलिए पहले तो हमको बताइए, नोशनल प्रॉफिट की जरूरत कब पड़ेगी आपको? जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही निगेटिव हो गया तो काम खत्म हो गया, जितना घाटा है पूरा क्या कीजिए, पीएल में रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कॉस्टिंग के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव हो जाए, ठीक है। हम जो भी बात बोलते हैं वो जनरली बोलते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं जो 99% केसेस में एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। 100% बात नहीं करते हैं, ठीक है। यू कैन गेट एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। और अगर किसी भी समय कुछ भी एक्सेप्शनल बात ना मिल रही होती तो शायद इतनी बात कर ही नहीं रहे होते आपसे, ठीक है। तो जनरली आपको जो कॉस्टिंग का पेपर मिलेगा उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, गारंटीड पॉजिटिव होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव पता है कब किया जाता है, अकाउंटिंग के पेपर में, ताकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल दिखाइए, बताइए, उसको इमीडिएट रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। यू वोंट गेट अ क्वेश्चन इन कॉस्टिंग वेर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट एज निगेटिव, ठीक है। जनरली बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तब तो बात होगी कि करंट ईयर के पीएल में कितना ले जाना चाहिए, एंड दैट टू अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अगेन, ठीक है। हेडिंग दीजिए नोशनल प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट ईयर, नोशनल प्रॉफिट subsequent year. What do you mean by subsequent year? पहले साल के बाद जितने भी साल हैं, ठीक है, मतलब दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सभी साल में कैसे निकालेंगे? पहले साल का अलग तरीका होगा, बाकी दूसरे सालों का अलग तरीका होगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बहुत देर हो गई इस बात को किए, पता नहीं सर्टिफाइड अब याद होगा कि नहीं आपको, इतनी देर याद है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? क्या है? कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर गया था कॉन्ट्रैक्टर के प्लेस जहां पे काम हो रहा है साइट पे, और वहां पे कितना काम हो चुका है उसकी वैल्यूएशन किया था, ठीक है। ये वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉन्ट्रैक्टर के कॉस्ट पे होती है या फिर कॉन्ट्रैक्टी को जो प्राइस पे करना है उसके हिसाब से होती है? कॉन्ट्रैक्टी को जो प्राइस पे करना है उसके हिसाब से होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ दिया जाता है। व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड? वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, जो आखिरी वैल्यूएशन ईयर एंड के पहले की गई है, आखिरी वैल्यूएशन जो ईयर एंड के पहले की गई है, उसके बाद से लेके ईयर एंड तक जितने रुपए का काम हो चुका है कॉस्ट पे, ठीक है, यहां पे देखेंगे कॉस्ट, जितने लागत का काम हो चुका है वो और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। एक बात बताइए, क्या जरूरी है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होगा ही? जरूरी नहीं है। कब ऐसा होगा कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है, जीरो है? कब? 31 मार्च को ही वैल्यूएशन हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 31 मार्च को वैल्यूएशन नहीं हुआ था, वैल्यूएशन तो हुआ था 25 मार्च को, लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, काम ही नहीं हुआ, ठीक है।
तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ वर्ड्स थोड़ी ना देखने हैं, ठीक है। 25 तारीख को अगर मान लीजिए वैल्यूएशन क्वेश्चन कहता है, उसके बाद भी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल हो सकता है 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई काम हुआ ही नहीं है, राइट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसे कहा जाता है WIP। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट इंकर्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल का खर्चा। अब ध्यान दीजिए, कॉस्ट इंकर्ड इन फर्स्ट ईयर को कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट भी बोला जा सकता है, जैसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट में टिल डेट बोल रहे थे, पहले साल का खर्चा या कह लीजिए अब तक का खर्चा, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल भी क्या ऐसी बात बोली जा सकती है, दूसरे साल का खर्चा बोलते हैं या दूसरे साल तक का खर्चा? नहीं, दोनों में अंतर हो गया, उसमें अंतर हो जाएगा। दूसरे साल तक का खर्चा अगर हम बोल देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का खर्चा, और सेकेंड ईयर का खर्चा बोलेंगे तो इसका मतलब सिर्फ दूसरे साल का खर्चा। तो यहां पे कॉस्ट इंकर्ड इन फर्स्ट ईयर बोलिए या कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट बोलिए, बात एक ही होती है, लेकिन फिर भी हम आपको लिखवा रहे हैं कॉस्ट इंकर्ड इन फर्स्ट ईयर ताकि गलती ना हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में पता है हम टिल डेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस्ट इंकर्ड इन सेकेंड ईयर। ये जो आता है इसी को कहा जाता है नोशनल प्रॉफिट। तो याद कीजिए, जब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख रहे थे तो उसी समय आपने लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में WIP की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, यही है WIP की वैल्यूएशन, क्योंकि इसी से क्या आएगा आपका एक साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। व्हाट इज दिस नोशनल प्रॉफिट? एक साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट सब्सिक्वेंट ईयर। चलिए अब एक बात बताइए, जो कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर आता है और वो वर्क सर्टिफाइड बताता है, तो वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे बताता है या फिर जितना काम पिछली बार हो चुका था उसके बाद कितना और हुआ है उसको बताता है? पूरे को क्यूमुलेटिव बताता है, ठीक है। पता है, दूसरे साल के अंत पे जब हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बताएंगे तो वो शुरू से लेके अब तक जितना हो चुका है उसकी बात कर रहा होगा। जैसे यहां पे उसने बोला कि काम कितना हो चुका है 25%, यहां पे बोलता है वो 40% हो चुका है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, 15 और हुआ था और 40 हो गया, ठीक है। ये मतलब नहीं हुआ कि 25 यहां हो गया था 40% यहां हो गया, यानी मिला के कितना हो गया 40 और 25 65%, ये नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे बोलेगा 25 फिर यहां बोलेगा 40, तो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव, 25 के बाद 15 और हुआ और 40% तक काम हो गया, ठीक है। वैल्यूएशन कोई जरूरी नहीं है कि आखिरी दिन हो, और अगर वैल्यूएशन आखिरी दिन नहीं हुई तो उसके बाद ईयर एंड तक कुछ लागत और लग सकती है, वो लिखेंगे। ये कहलाता है मेरा WIP एट सेकेंड ईयर, दूसरे साल पे इतने रुपए का काम हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे साल का इसमें से प्रॉफिट निकालना हो तो इसमें से ओपनिंग WIP आपको लेस करना पड़ेगा। कौन सी वाली? ये वाली। पिछले साल तक जितना आप काम बोले थे कि हो गया है उसको लेस कीजिए, ठीक है। और जो दूसरे साल में बस खर्चा लगा है वो लेस कीजिए, ठीक है। टिल डेट नहीं, बस सेकेंड ईयर का खर्चा, ठीक है। ऐसे समझिए, पहले साल तक 10 लाख का काम हो चुका था, दूसरे साल तक 25 लाख हो चुका था, तो दूसरे साल में काम कितने का हुआ? 15 लाख का। तो हमने डिफरेंस ले लिया। अब दूसरे साल का खर्चा 15 लाख में से घटा दीजिए तो क्या पता चल जाएगा? दूसरे साल का प्रॉफिट, ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं है। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड इन सेकेंड ईयर, इसे कहेंगे नोशनल प्रॉफिट। सेकेंड ईयर नहीं लिखिए, सब्सिक्वेंट ईयर लिख दीजिए, सारे साल में ऐसे ही करना है। अब इसके बाद वाले साल में भी क्या करेंगे? इसके बाद वाले साल में क्या करेंगे? कौन सी WIP घटाएंगे? ये वाली घटा देंगे, ठीक है। ये जो ऊपर है, कॉस्ट इंकर्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर।
मतलब इफ दिस इज सेकेंड ईयर देन इट इज सेकेंड ईयर, इफ दिस इज थर्ड ईयर देन दिस इज थर्ड ईयर। ठीक है, आइए वापस से इस पे, यहां पे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, कितने पीरियड का होता है, कितने पीरियड का होता है, पूरे 3 साल का। यहां पे हम निकालते हैं नोशनल प्रॉफिट, कितने पीरियड का होता है, इसका नोशनल प्रॉफिट होता है इसका। और यहीं खड़े होकर जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं तो पता है किसका होता है, इसका। अब बताइए यहां पे खड़े होके हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कितना पीरियड का होता है, पूरा। यहां पे खड़े होके हम नोशनल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, किस पीरियड का होता है, इसका। क्लियर है सबको? जब नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे सेकेंड ईयर के एंड पे तो ये वाला निकल रहा होगा। ठीक है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहीं पे निकाल रहे होंगे तो कौन सा निकल रहा होगा, पूरा। राइट? अब हमें देखना है कि नोशनल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अच्छा, ये नोशनल प्रॉफिट निगेटिव आया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या था, पॉजिटिव था कि निगेटिव था, पॉजिटिव था पक्का। हाँ, क्योंकि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव था तब तो कहानी वहीं बंद हो गई थी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव मतलब पूरा लॉस इमीडिएट रिकॉग्नाइज करो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव था और नोशनल प्रॉफिट निगेटिव, क्या ये पॉसिबल है, पहले तो ये सोचना होगा। हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से कि क्या अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है तो नोशनल प्रॉफिट निगेटिव हो भी सकता है कि। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलवाइए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को सीपी लिखा है हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लीजिए 20 लाख रुपीस, लेस कॉस्ट टिल डेट निकालते हैं। कॉस्ट टिल डेट ये पहले साल के अंत पे निकाल रहे हैं, तो पहले साल का खर्चा कॉस्ट टिल डेट 3 लाख रुपया और लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 12 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज 10%। परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज 10%। अगर 10% काम हुआ है तो अब करंट ईयर का पीएल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 10% अगर काम हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपए की है, यानी कितने रुपए का काम हो गया, डब्ल्यूआईपी मेरी कितनी हो गई, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए को अब हम डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। इसी में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी जोड़ देते हैं, आप सोच लीजिए कि नहीं है। अभी आसान बनाते हैं चीजों को। 31 तारीख को इवैल्यूएशन हुई थी। ठीक है, अब इसमें से पहले साल का खर्चा घटा दीजिए, लेस कॉस्ट टिल डेट, कितना, 3 लाख माइनस 1 लाख, आ गया निगेटिव। हो सकता है अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि 1 लाख रुपया का घाटा है तो अब कुछ नहीं करना, इसमें से कम ज्यादा नहीं करना है। क्या करना है, 1 लाख सीधे रिकॉग्नाइज कर लेना है। जब प्रॉफिट आएगा तो कम करवाएंगे। अभी आपसे जब प्रॉफिट वाले साइड में सिखाएंगे तो कहेंगे जितना प्रॉफिट, अगर ये पॉजिटिव 1 लाख होता तो कहते 1 लाख मत करो, थोड़ा सा कम करा देंगे। लेकिन अगर ये 1 लाख निगेटिव है तो 1 लाख पूरा रिकॉग्नाइज होगा। लिखिए, रिकॉग्नाइज फुल लॉस इन करंट ईयर।
अच्छा, क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता था? हाँ, परसेंटेज ऑफ 10% तो ही ना है, ये है 40%। तो 40% का मतलब कितना हो गया? 8 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 5 लाख। हमको तो 5 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट और करंट ईयर में भी दिख रहा है कि 5 ही लाख हो गया। एफिशिएंट काम किए इसी साल, तो करंट ईयर में 5 लाख रुपए की प्रॉफिट दिख रही है। अब क्या करें, 5 लाख पूरा रिकॉग्नाइज कर लें? नहीं, देखिए क्या लिखे हैं, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट इन पीएल बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे प्रॉफिट पीएल में रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, नंबर 1, स्टेज ऑफ कंप्लीशन less than 25% do not recognize profit। मतलब क्या है समझिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव था तभी यहां तक पहुंचे हैं, ये था एस्टिमेटेड प्रॉफिट। माई स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 20%। अगर मेरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20% है तो नोशनल प्रॉफिट देखिए कैसे निकलेगा, 4 लाख रुपए हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 20 लाख का 20%, और खर्चा कितना लगा है अभी 3 लाख, प्रॉफिट कितना 1 लाख। कुछ भी रिकॉग्नाइज करना है 1 लाख का? नहीं, कुछ भी नहीं करना है, डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, लेस देन 25%। कहने का मतलब यह है कि बहुत कम काम अगर हुआ है, इसको कहा जाता है अभी काम आपने स्टार्ट ही किया है। लेस देन 25% का मतलब होता है बहुत कम काम किया है। जब बहुत कम काम किए हो तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, पता नहीं क्या क्या होगा आगे। अभी से प्रॉफिट रिकॉग्निशन मत करो कुछ भी। आई बात समझ में? जैसे हमने आपको समझाया कि अगर आपने अभी बस सीपीटी क्वालिफाई किया है, ठीक है, या सीपीटी का एग्जाम देने जाने वाले हो, अभी तो वो भी 1/3 पे भी नहीं पहुंचे हो, तो मत कहो कि हम 10%, 20%, 25% सीए बन गए। अभी कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। आ रही बात समझ में? ठीक है, जब थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा तो थोड़ा बोलेंगे, और ज्यादा काम हो जाएगा और बोलेंगे, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा हो चुका होगा तो बढ़ चढ़ के बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो यही कहना चाहता है कि अगर 25% से कम काम हुआ है, आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि जब बहुत कम काम हुआ है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या कह रहा है? कह रहा है मत रिकॉग्नाइज करो अभी प्रॉफिट। क्यों मत रिकॉग्नाइज करो? अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत छोटा सा सफर तय किए हो। अभी कुछ मत बोलो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, ठीक है। हां, अगर इसी छोटे से सफर में घाटा हो गया तो कह रहा है दुख दर्द तो तुरंत क्या किया जाता है, खींच के गले लगाया जाता है, ठीक है, तुरंत चिपका लो अपने अकाउंट्स में। दूसरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन %25 to less than 90%। ट्रांसफर प्रॉफिट टू पीएल based on notional profit। इसका तो बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली 25% प्रॉफिट है, 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो इस वाली कैटेगरी में हो, इसमें हो, इसमें हो, ठीक है। यहीं पे गलती होती है जब एग्जैक्ट वाला हो जाता है, ठीक है। पर लेस देन 25% वाले में ये कहानी है, 25% भी काम कर लिए हो तो यहां पे हो, ठीक है। तो ये लेस देन 90% है। अगर 90% से ज्यादा कर लिए काम, स्टेज ऑफ कंप्लीशन
90% to less than 100%। 100% की बात नहीं बोलेंगे, 100% पे तो क्या करना है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है सब पता चल गया, वही रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है, लेस देन 100% तक ही दिमाग लगाना है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% टू 100%। अच्छा, अगर 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, तो पता है वो क्वेश्चन किसका बन गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का नहीं, फिर वो अकाउंट्स का क्वेश्चन बन गया। 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 40 लाख रुपए की रेवेन्यू है, 35 लाख रुपए का खर्चा है, बताओ प्रॉफिट कितना। हाँ, 5 लाख रुपए मेहनत लगी नहीं, ये अकाउंटिंग है। ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% टू लेस देन 100%। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर प्रॉफिट टू पीएल बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका, जब 25% से लेकर 90% के बीच में हम हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो कह रहा है प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज करिए पीएल में, लेकिन करंट ईयर में जितना कमा रहे हो उसके बेसिस पे आप क्या कीजिए, कुछ बताइए आप कितना कमा रहे हो। लेकिन जब आप 90% से ज्यादा स्टेज को कंप्लीट कर चुके हो, तो अब फाइनल डेस्टिनेशन देखो, ओवरऑल कितना कमा रहे हो, उसके हिसाब से प्लान करो कि हम कितना कमा चुके हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है जब तक आप ये वाला स्टेज हो, मतलब अभी सीपीटी के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे केस में आप क्या कीजिए, इस बेंचमार्क को देखिए, ठीक है, और इसके हिसाब से बोलिए कि आप कितना परसेंटेज प्रिपरेशन सीए की कर चुके हो। ठीक है, जब आप ये क्वालिफाई कर लिए और यहां पे हो, इसके बीच में हो, तो इसको देखते हुए अपना बेंचमार्क डिसाइड कीजिए कि आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर फाइनल का ग्रुप 1 भी निकाल लियो, तो अभी भी आप 90% क्रॉस नहीं किए हो, अभी भी आप क्या देखो, इसको देखो और इसके बेसिस पे, यहां से लेके यहां तक के कवरेज के बेसिस पे बताओ। लेकिन जब आपका एक आध पेपर ही बस बाकी है, ठीक है, सारे पेपर निकल चुके हैं, फाइनल के बस एक आध पेपर बाकी है, तो आप अपने आप को परसेंटेज ऑफ सीए के टर्म्स में बात कर सकते हो। और ये बात समझ में, हम अब कहने को तैयार हैं कि हम एक प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब डेस्टिनेशन मेरे बहुत पास है। तो स्टार्टिंग में ये इनफेक्ट आपसे ऐसे कह रहा है कि बहुत कम काम किए हो तो भूल जाओ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना, 25 से लेकर 90% के बीच हो, ठीक है, 90 से कम और 25 या उससे ऊपर हो, तो ऐसे केस में क्या करो, करंट ईयर के प्रॉफिट को बेसिस पे ही आप अपना प्रॉफिट बताओ। लेकिन अगर डेस्टिनेशन के बहुत नजदीक हो, बस थोड़ा सा काम किए नहीं कि पूरा काम हो गया, अगर वो वाली पोजीशन आ चुकी है आपकी, तो आप पूरा कितना प्रॉफिट कमाओगे उसके बेसिस पे बताओ आपने अभी तक कितना कमा लिया। और ये बात समझ में, तो अगर आपको याद हो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, तो हमने कुछ बात लिखी थी उसमें, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव होगा तो हमने वहां पे आपको लिखवाया कि प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएल में बेस्ड ऑन नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो नोशनल प्रॉफिट भी हो सकता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। कब नोशनल होगा, कब एस्टिमेटेड होगा, चलिए एक बार ये बात कर लेते हैं। एस्टिमेटेड तब होगा जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 90% और मोर देन 90% नहीं, 90% और मोर, एंड व्हेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 25% और मोर, ठीक है, बट लेस देन 90%, तो हम क्या यूज करेंगे, नोशनल प्रॉफिट। और अगर 25% से भी कम है तो कुछ करेंगे। क्लियर इतनी बात सबको? क्या आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट निकालने आता है? बोलिए। हाँ, निकालने आता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट लेस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज नोशनल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड का निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है, लेस करेंगे क्या आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट। और अगर यही सब्सिक्वेंट ईयर का निकालना हो
तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, दिस इज योर क्लोजिंग WIP एंड यू विल हैव टू रिड्यूस ओपनिंग WIP एंड कॉस्ट इंकर्ड इन द पीरियड। अब इसकी बात करते हैं कि प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे पीएल में जो ट्रांसफर करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। नंबर 1, if stage of completion (25% to less than 50%). देखिए 25% से लेकर 90% तक नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे ही करते हैं। तो अब इसमें भी दो बाइफर्केशन होगी। 25 से अगर 50 के अंदर है तो कैसे नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे, और 50 से लेकर 90 के बीच में है तो कैसे नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, वन थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट। देखिए कितना कम कर दिया, कह रहा है जितना नोशनल प्रॉफिट आ रहा है उसका बस कितना रिकॉग्नाइज करो, 1/3। इसलिए क्योंकि कह रहा है अभी बहुत ज्यादा काम थोड़ी ना कर लियो, आधे के नीचे हो, अभी आधा काम कियो, अभी आधा और करना है, पता नहीं क्या क्या होगा। डरो तो फ्यूचर से कुछ। ठीक है, डरा रहा है फ्यूचर से, पता नहीं देखो क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, इसलिए बहुत कम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो। अभी अगर तुमको 3 लाख रुपया दिख रहा है ना तो 1 ही लाख रुपया मानो। ठीक है, अभी भी चुप नहीं है, कह रहा है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब ये क्या चीज है, आपको स्टार्टिंग में हमने सिखाया था प्रपोर्शन ऑफ पेमेंट, याद आ रहा है कुछ? जितना काम हो चुका है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि 90%, ठीक है, पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। ठीक है, वो कह रहा है कि नोशनल प्रॉफिट का 1/3 रिकॉग्नाइज करो और उसका भी उतना परसेंटेज जितना पैसा आ चुका है। अगर तुमको पैसा 90% आया है तो 90% ही रिकॉग्नाइज करो, क्या पता दे ना दे। फिर से रिपीट करें अपनी बात, कह रहा है नोशनल प्रॉफिट जो आया वो 1 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, उसको तो 1/3 कर दो। क्यों 1/3 कर दो? कितना कम काम किए हो, देखो अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या होगा, डरो, थोड़ा डरो। ठीक है, इसलिए कह रहा है प्रॉफिट का कितना कर दो, 1/3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का मतलब ये होता है, वर्क सर्टिफाइड का मतलब कितना काम हो चुका है। मान लो काम हो चुका है 10 लाख रुपया। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड हमेशा कितना होता है, एक सर्टेन परसेंटेज हमने बताया, 90%, 80%, वॉटेवर जो डिसाइड होता है। 10 लाख रुपए का काम सर्टिफाई हो चुका होगा तो 10 लाख थोड़ी ना आया होगा, कुछ कम ही आया होगा, 9 लाख रुपया। तो इसको ऐसे बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोला ऐसे जाता है। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है जितना परसेंटेज पेमेंट रिलीज होता है। ठीक है, तो वो तो अगर 20 लाख रुपए का काम सर्टिफाई हो चुका होगा तो कैश रिसीव्ड भी कितना होगा, 18 लाख रुपए। ठीक है, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का मतलब जितना परसेंटेज पेमेंट रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट का 1/3 कीजिए और उसका भी उतना परसेंटेज कर दीजिए जितना परसेंटेज पेमेंट आ चुका है। आई बात समझ में? तो दो तरीके से कंजर्वेटिज्म अप्लाई कर रहे हैं, एक तो 1/3 सीधे कर दिए और फिर उसके बाद जितना परसेंटेज पेमेंट आता है उतना प्रॉफिट को और बना दिए। ठीक है, तो ये भी कम कर रहा है कि नहीं, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये भी कम कर रहा है, और 1/3 ये भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। 25 से लेके 50 के अंदर अंदर है तो कितना करते हैं, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू उतना परसेंटेज जितना पैसा आ चुका है, उतना परसेंटेज जितना पैसा आ चुका है। दूसरा, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन (50% to less than 90%), तो ये कहता है अब थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। अब 50 से 90 के बीच है में, मतलब आधा जर्नी सफर कर चुके हैं, उसके बाद वाली पोजीशन पे है। तो कह रहा है अब जितना प्रॉफिट तुमको दिख रहा है 1 साल का, उसका 2/3 रिकॉग्नाइज करो।
यानी अब अगर हमको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है दूसरे साल में, जिस समय हम ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुके हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो कह रहा है 3 लाख अगर दिख रहा है तो 2 लाख कर लो, लेकिन इसका उतना परसेंटेज जितना पैसा आ चुका है। मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा, आप अगर कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड बोलोगे तो हमको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का मतलब जितना परसेंटेज पैसा आ चुका है। ठीक है। तीसरा, अब अगर 90 के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं करना है, फिर तो कैसे करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये तीसरा लिखिए, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो आज की क्लास में जितना आप पढ़ रहे हो ये आपका लंबा चौड़ा होमवर्क हो गया, सब याद करना पड़ेगा एक एक चीज, ठीक है, और तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% to less than 100%. Profit transferred to PL is calculated in 4 ways. अब 4 तरीका है कैलकुलेट करने का। यहां पे कम आफत थोड़ी ना है,